हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार महेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतिपुर टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग लेकर के आए हैं एक नई श्रृंखला 1500 क्वेश्चन की, जो आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन रूप से महत्वपूर्ण है। और इसी के क्रम में हम आज चलिए शुरुआत करते हैं। तो डेली आपको 10 क्वेश्चन की यह सीरीज होगी और इस 10 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिए तेज़ी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 कह रहा है, इसको देखिए, चलिए रीड करते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और पहला है देखिए जी.वी.के. राव समिति, दूसरा एल.एम. सिंघवी समिति, तीसरा बी.आर. मेहता समिति, चौथा अशोक मेहता समिति। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। तो इसको कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सी समिति बनी थी। तो अगर देखिए हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था का अगर संविधान में सबसे पहले कहीं वर्णन था तो भाग 4 में था। कहाँ पर था? भाग 4 में। और आर्टिकल आपकी 40 है, आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में कहा गया पंचायतों के गठन की बात की गई थी। और इसी के परिप्रेक्ष्य में पंचायतों के गठन के लिए पहली बार अगर कोई समिति बनाई गई तो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। और जो बलवंत राय मेहता समिति अर्थात बी.आर. मेहता समिति है, तो यह बलवंत राय मेहता समिति पहली बार बनी थी 1957 में। कब बनी थी? देखिए 1957 में बनी थी। और यह समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर बताया था वह त्रिस्तरीय बताया था, 3 लेवल का बताया था। पहला देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद की क्या की थी? बात की थी। अर्थात त्रिस्तरीय लेयर की, 3 लेयर की इन्होंने क्या किया था? बात किया था। उसके बाद दूसरी समिति बनी अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति की बात करें तो यह बनी थी 1977 में। तो अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में। फिर उसके बाद देखिए जी.वी.के. राव समिति बनी थी। जी.वी.के. राव समिति की बात करें तो यह बनी थी 1985 में, 1985 में। ठीक इसी के एक साल बाद एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी। और जो एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी यह बनी थी 1986 में बनी थी, 1986 में। तो इस तरह से अब आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3412। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लें तो जो यह पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो अभी इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। तो इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11, अनुसूची नंबर 11 को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद 74वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 12 जोड़ी गई। और इस तरह से इनको संवैधानिक दर्जा क्या हो गया? प्रदान हो गया। और अगर हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो इसका वर्णन भाग 9 में है। और जो नगर पंचायत की अगर बात करें, हम लोग नगरीय प्रशासन की बात करें तो इसका वर्णन जो है भाग 9A में है। भाग 9 किस में है? ए में है। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको डिस्कस करते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए भारत में अगर पंचायती राज प्रणाली के शुभारंभ की बात करें तो कहाँ हुआ था? तो चलिए सभी लोग इसका पहले आप लोग आंसर दे लीजिए, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर तेज़ी से दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए हाँ, तो चलिए हम लोग देखिए डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो देखिए भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत करने वाले हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहाँ से देखिए शुरू किया गया था? राजस्थान में शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, अर्थात 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से किया गया था। इसलिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुभारंभ कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया था। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को या पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिया गया था, तो राजीव गांधी के। किस में दिया गया था? राजीव गांधी के। और पंचायती राज व्यवस्था जो दिवस मनाया जाता है यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर दीजिए। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो आपको सत्य बताना है, तो चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, ए ऑप्शन देखते हैं। तो भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में, बिल्कुल सही बात है, भारत पूर्णतया क्या है? उत्तरी गोलार्ध। देखिए यह नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर, इसको एक बार और कट कर दिए देशांतरी, तो यह देखिए ईस्ट हेमिस्फीयर और यह वेस्ट हेमिस्फीयर है। तो भारत आपका यहाँ पर स्थित है, तो भारत इस तरह से आपका उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भारत की आकृति चतुष्कोणिक है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया की जो आकृति है वह चतुष्कोणिक है, इंडिया बिल्कुल एक चतुष्कोणिक आकृति बनाता है। अगर देखिए हम लोग इंडिया की बात करें तो कुछ इस तरह से आपका इंडिया है। तो देखिए यहाँ से हम लोग तमिलनाडु से इधर लद्दाख तक पहुँच गए और इधर हम लोग गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये जो भारत की आकृति है ये चतुष्कोणिक है, बिल्कुल सही बात है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है यह विश्व में 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि है से दूसरा स्थान पर, बिल्कुल सही बात है। भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें स्थान पर है। अगर पहले स्थान पर बात करें तो रसा है, रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर यूएसए, 5वें स्थान पर ब्राज़ील, 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर आपका है इंडिया। 7वें पर आपका कौन है? इंडिया है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना परसेंट है? 2.4% है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। तो ये भी देखिए से अगर हम लोग बात कर लें जनसंख्या में, तो जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन ए है, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो चलिए आप लोग पहले आंसर करिए कमेंट बॉक्स में तेज़ी से, फिर इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए देखिए एक्सप्लेन किया जाए तो भारत का 29% भाग पर्वतीय है, बिल्कुल सही है। भारत में 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग क्या है? आपका पठारी है, बिल्कुल सही बात है। भारत में जो पठार पाया जाता है तो यह आपका 27.7% पाया जाता है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। अब देखिए 48 कह रहा है तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है 29.3, फिर उसके बाद 27.7, इसको ऐड कर देंगे तो 7 3 10 0 हो गया, 9 7 16 1 17 हो गया, 2 2 4 1 कितना हो गया 5। तो देखिए दिया 57 और 100 में से इसको माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा, और यहाँ पर दिया है 48, इसलिए देखिए क्या है? गलत है। तो भारत के क्षेत्रफल का 43% जो क्षेत्रफल है यह क्या है? आपका मैदानी है। और उसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल सही है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यह तमिलनाडु में मुख्य भूमि से जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और जो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है यह लद्दाख में इंदिरा कौल तक स्थित है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका 32-14 किलोमीटर के लंबाई में विस्तृत है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता की देखिए बात कर रहा है। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, चलिए दिल्ली दे दिया, दिल्ली में थी ही नहीं, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी नहीं थी, पंजाब, राजस्थान, फिर देखिए यहाँ पर उड़ीसा, बंगाल नहीं थी। अब देखिए कहाँ पर है? पंजाब में बिल्कुल थी, राजस्थान में भी थी, गुजरात में तो है ही है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ में है, हरियाणा में बनवाली बिल्कुल हरियाणा में भी है, सिंध और बलूचिस्तान में तो इसका मैक्सिमम क्षेत्र था ही। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो देखिए हड़प्पा काल की मुद्राओं की अगर बात करें हम लोग, तो मुद्राओं की अगर बात करें तो सेल खड़ी का निर्माण होता था। किसका लेते थे? सेल खड़ी का बनता था। और चलिए, और मोहर मुद्रा या मोहर, सेल खड़ी और टेराकोटा का भी प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से हमारा इसमें सेल खड़ी दिया, तो बेस्ट ऑप्शन इज सेल खड़ी, आंसर हमारा हो जाएगा सेल खड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी पूछ रहा है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था से मतलब क्या होता है? चलिए पहले आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योग का सहअस्तित्व। तो देखिए हम लोग बात कर लें तो जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन जो इकोनॉमी है यह मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थात देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करे और प्राइवेट सेक्टर भी काम करे, अर्थात सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों का जहां पर सहअस्तित्व होता है, उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में देख लीजिए, भारत में सरकारी क्षेत्र भी काम करता है और निजी क्षेत्र भी काम करता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, देखिए बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है तो एक बार ऑप्शन को देखते हैं। मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है और न ही क्या होता है, आयात होता है। तो देखिए अगर हम लोग बंद अर्थव्यवस्था की बात करें, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें, तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी, ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर न तो इंपोर्ट होता हो और न ही क्या होता है, एक्सपोर्ट होता हो, अर्थात जहां पर न तो आयात और न तो निर्यात। अब जहां पर न तो आयात होगा न तो निर्यात होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था के नाम जानते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट करते रहिए, आंसर बताते रहिए और अपने आप को जज करिए, चेक करिए कि आप 10 में से कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका क्या है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। फर्स्ट में दिया है उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। सेकंड में देखिए दिया है मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल। तो देखिए आपको मैच कराना है। तो देखिए उच्च वेग की अगर कोई यूनिट होती है तो मैक होता है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, दाब का पास्कल होता है और ऊर्जा का जूल होता है। तो इस तरह से देखिए सब मिला हुआ है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन में ए का 2 गलत हो गया, बी ऑप्शन में ए का ए सही है, बी का बी सही है, सी का 4 दिया है, बी गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखते हैं ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। आज के दिन का, आज के सेशन का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? देखिए मानव गुर्दे की बात कर रहा है, किडनी की बात कर रहा है, तो इसका कार्य देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का स्रवण करना। तो देखिए रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण बिल्कुल करती है, रक्त में शर्करा का नियंत्रण ये तो डाउटफुल लग रहा है, यूरिया को बिल्कुल, यूरिया को निकालती है, कई हार्मोन को बिल्कुल सही बात है, हार्मोन को भी ये क्या करती है, श्रवण करती है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिए इस तरह से बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो आज का सेशन ही कंप्लीट होता है। तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो डेली आप लोगों को 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, और इस क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली 200 क्वेश्चन का, कितना क्वेश्चन देखिए 200+ क्वेश्चन का क्यूज कराया जाता है, और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन का क्यूज कराया जाए सबकी वीडियो बना करके सबको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो ये तो 10 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। तो चलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।